नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की सेमेस्टर की परीक्षाएं 11 दिसंबर से प्रस्तावित हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यदि इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, समझ लें और उसी अच्छी तरीके से आप उत्तर लिख दें तो निश्चित रूप से 90% नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। तो कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है? तो पहला प्रश्न है, चुनाव की समस्या से आप क्या समझते हैं? चुनाव, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन की समस्या, चुनाव की समस्या। तो इसमें चुनाव ग्राम पंचायत के चुनाव, विधायक के चुनाव, सांसद के चुनाव नहीं है। किताब पढ़ें। चुनाव की समस्या बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है और अर्थशास्त्र इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। सीमित साधन और असीमित साध्य। साधन सीमित है किंतु आवश्यकताएं अनंत है, यही समस्या है। क्या उत्पादन किया जाए, ये उत्पादक की दृष्टिकोण से क्या उसकी समस्या है। उपभोक्ता की दृष्टि से तो उसकी समस्या है कि उसके साधन सीमित हैं किंतु आवश्यकताएं अनंत है। आवश्यकताओं की विशेषता है और साधनों की विशेषता है। इस कारण से उपभोक्ता एडजस्टमेंट कर लेता है। इसी प्रकार से उत्पादक के सामने भी समस्या है। काहे की समस्या है? चयन की समस्या या चुनाव की समस्या। कौन सी तकनीक का प्रयोग किए, किन वस्तुओं का उत्पादन करे, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये उत्पादक के हित के लिए उत्पादक को एक सहारा देता है कि किस प्रकार से साधनों का वितरण करें जिससे मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें उत्पादन संभावना वक्र पढ़ लें, क्या है, इसकी विशेषताएं भी पढ़ लें। और इसमें एक और खंड होता है कि उत्पादन संभावना वक्र खसकता है आगे की ओर, पीछे की ओर। तो उसको भी, क्या कारण है उसके, वो भी पढ़ लें। अगला प्रश्न है, आर्थिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो सभी अर्थव्यवस्थाएं अपना एक मॉडल, जिस मॉडल पे वो अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं, आर्थिक प्रणाली, संगठन की एक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, उसका अर्थ और उसके प्रकार, कितनी प्रकार की आर्थिक प्रणालियां होती हैं, तो उसको भी पढ़ लें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसके विशेषताएं बताइए और इसके गुण दोष भी लिखिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या गुण हैं और इसके दोष क्या है, पूछा जाता है। उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि समाजवाद क्या है? तो इसमें न पढ़ने वाले बच्चे समाजवादी पार्टी के विषय में लिख देते हैं। तो समाजवाद और समाजवादी पार्टी अलग अलग है। समाजवाद क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके गुण और दोषों का अध्ययन कर ले। इस अर्थव्यवस्था में कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं। इसी प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था, उत्पादन की कोई भी एक प्रणाली संपूर्ण नहीं है। इस कारण, क्योंकि उसमें कुछ गुण हैं और कुछ दोष भी हैं, तो मिश्रित प्रणाली।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है, वह अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसकी विशेषताएं पढ़ लें, इसके और गुण दोष पढ़ लें। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसमें केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के यदि गुण पढ़ लें तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी वो गुण तुम्हें लिख लेना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष पढ़ लें, ये दोष, इन दोषों का निवारण समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो इसके दोष समाजवादी अर्थव्यवस्था में उसकी विशेषताएं बन जाती हैं। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो गुण हैं वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोषों में लिखे जाते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों के गुण लिख दिए जाते हैं और दोनों के जो दोष होते हैं वो लिख दिए जाते हैं। 8वां प्रश्न है, मांग से आप क्या समझते हैं? और मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। मांग किसे कहते हैं और मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पूर्ति किसे कहते हैं और पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व, पूर्ति का क्या अर्थ है और पूर्ति को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 9वां कि मांग का नियम क्या है। तो सामान्य नियम है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, और जब वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। और मांग के नियम की क्या मान्यताएं हैं? हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान के सभी सिद्धांत कुछ निश्चित एजम्पशन मान्यताओं पर आधारित है। इस प्रकार से मांग का नियम भी, इसकी भी कुछ मान्यताएं हैं जिस पर यह काम करता है। तो उसकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं, इसको भी पढ़ना है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि मांग के नियम के क्या अपवाद हैं। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, प्रायः मांग वक्र, जो सामान्य मांग का जो वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ये सामान्य स्थिति है। किंतु विपरीत स्थितियां जो इसके अपवाद का वर्णन कर रही है, तो उसमें मांग का जो नियम होता है उसका वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। अब ये क्यों होता है? तो इसका पहला कारण जो है वो मिथ्या आकर्षण होता है। किसी वस्तु के प्रति मिथ्या आकर्षण है तो उसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो होती तो विलासिता की वस्तुएं हैं किंतु वो अनिवार्य बन जाती हैं, तो ऐसी वस्तुओं के संदर्भ में भी मांग का नियम लागू नहीं होता। जैसे पेट्रोल है, उसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, फिर भी उसकी मांग जो है कम नहीं हो रही है। तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, भविष्य में किसी वस्तु के दुर्लभ होने की आशंका, कोई वस्तु है वो दुर्लभ हो जाएगी, मिलेगी नहीं, तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो ये नियम लागू नहीं होता, उसकी मांग भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से उसके कुछ जो अपवाद हैं उन अपवादों को पढ़ लें। और एक इसमें एक और भी पूछा जाता है कि मांग के नियम के लागू होने के क्या कारण है, ये मांग का नियम क्यों लागू होता है। तो इसके जो पहला मुख्य कारण है वो सीमांत उपयोगिता राशि नियम का क्रियाशीलता है, इस कारण से मांग का नियम लागू होता है। और क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, इस कारण से भी मांग का नियम लागू होता है। और जो स्थानापन्न प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव है और आय प्रभाव, ये सब मिल करके मांग के नियम को लागू कर देते हैं। इसी प्रकार से अगला है कि बाजार संतुलन। तो बाजार संतुलन वह अवस्था है जहां पर मांग और पूर्ति की शक्तियां बराबर हो जाती हैं।
संतुलन की वह स्थिति होती है जिसमें मांग वक्र और पूर्ति वक्र, हम जब इसमें मांग को पढ़ोगे और पूर्ति को पढ़ोगे तो जहां पर मांग और पूर्ति ये काट देती हैं एक दूसरे को, तो ये बिंदु जो होता है ये बाजार संतुलन का बिंदु कहलाता है। इसको भी बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ लें, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार मांग की लोच ये बताती है कि वस्तु की कीमत में यदि 10% की वृद्धि होती है तो मांग में कितने प्रतिशत की कमी होगी या कोई कमी नहीं होगी। तो इसके लिए मांग की लोच को सबसे अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें वस्तुओं का वर्गीकरण, अनिवार्य वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं और जीवन रक्षक वस्तुएं, इनका भी अध्ययन हमें करना चाहिए। तो उससे हमें मांग की लोच को अच्छी तरीके से समझना आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से ये उपभोक्ता की बचत का प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।